नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में लेसन नंबर 1, जिसमें आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक वाक्य और एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए, हमने जो ये क्लास चला रखी है वो हमने अपने लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की चला रखी है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एक शब्द में और एक वाक्य के अंदर आपके एग्जाम के अंदर आते हैं उनके बारे में करेंगे। इससे पहले हमने अपने इस YouTube चैनल पर इसी पाठ से संबंधित कुछ वीडियो डाली है जो आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो। देखिए, ये हमारी लगभग 5वीं क्लास होने वाली है और आज हम एक एक नंबरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक, देखिए अभिकारक कौन सा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए, अभिकारक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। और ये कह रहा है अभिकारक उपचयित हो रहा है। अभिकारक जो है हमारे कॉपर ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस है। और ये कह रहा है उपचयित का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी और जब बहुविकल्पीय प्रश्न कराए थे तब भी समझाया था, और जब आपको अभ्यास के प्रश्न कराए थे तब भी आपको समझाया था। देखिए, उपचयित का मीनिंग क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के अंदर ऑक्सीजन की जो अभिकारक होते हैं वो ऑक्सीजन जो होती है उसमें से हटके और उत्पाद के अंदर लगती है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की हानि होती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया, यानी कि हम ये कहेंगे कि वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा अभिकारक उपचयित हुआ है। देखिए, यहां पे उपचयित जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है। अब यहां पे अभिकारक के अंदर देखे ना, अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन इसमें जुड़ी है। इधर आके देखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है तो यहां पे लिखना है हाइड्रोजन जो है वो उपचयित हो रहा है अभिकारक के अंदर। अब इसमें निम्न प्रश्न नंबर 2, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब क्या होता है, जिसमें से ऑक्सीजन हटेगी। तो यहां पे देखिए अभिकारक के अंदर ये 2 बंदे हैं और यहां पे देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है यहां पे आके कॉपर में बन जाता है, तो यहां से ऑक्सीजन हट रही है तो कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। उपचयित आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन उपचयित हो रहा था और यहां पे अपचयित जो है वो कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है। यानी कि यहां पे भी अभिकारक की बात की है तो अभिकारक ये 2 है और इनमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन जो है वो आपका उपचयित हो रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में भी ऐसे ही है कि यहां पे इस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित बताना है, तो अपचयित कौन होगा, जिंक ऑक्साइड जो है अपचयित होगा। अपचयित का मतलब है ऑक्सीजन इसमें से हट जाएगी। अब हम प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हमने अभ्यास के प्रश्न कराए थे तो अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न नंबर जो 10 था वो यही कह रहा था कि श्वसन किस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वर्णन कीजिए। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। प्रश्न नंबर 6, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए, यहां पे आपको बेरियम क्लोराइड
और सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है, यहां पे बेरियम सल्फेट और HCl यानी कि एक आपका अम्ल है और एक आपका लवण है। तो यहां पे देखिए Ba यहां पे एक है, यहां पे भी एक है, क्लोरीन यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे 2 लगाएंगे। 2 लगाने से हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। तो हाइड्रोजन यहां पे देखिए 2 है और SO4 यानी कि S सल्फर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है। तो केवल यहां पे आपका 2 लगेगा। क्या लगेगा, 2 लगेगा। इसके बाद कह रहा है निम्न कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके संतुलित करें। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। देखिए नाइट्रोजन गैस प्लस में हाइड्रोजन गैस मिल करके संयोग करके अमोनिया बना रही है, अमोनिया इस तरह बना रही है। तो आपने यहां पे इसको संतुलित भी करना। देखिए नाइट्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो इसलिए हम यहां पे 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन यहां पे कितनी होगी, 2 तिया 6 होगी, तो यहां पे 3 दूनी 6 होगी। तो इस तरह हमने यहां पे 3 लगाना है और यहां पे 2 लगाना है। यहां पे आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 8, वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ अवक्षेप का निर्माण होता है। तो हमने आपको परिभाषा जब अभ्यास के प्रश्न कराए थे या कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा ही समझाई थी, तो उसमें हमने बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक या एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह 3 तरह से संपन्न होती है, उष्मा की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और विद्युत की उपस्थिति में। तो हम सभी को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर आप श्वसन वाला भी लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए ये कह रहा है मीथेन। मीथेन में जब ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, दूसरा वाटर बाहर निकलता है, और ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा आपकी बाहर जाएगी। प्रश्न नंबर 11, चूना और पानी। देखिए चूना और पानी, चूने को बोलते हैं हमें यहां पे बिना बुझा हुआ चूना, ये है बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें जल मिलाएंगे संयोजन अभिक्रिया होगी और ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा आपकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण करते हुए संतुलित समीकरण लिखिए। यहां पे आपने लिखना है कि Fe2O3 आ जाएगा। अब यहां देखिए क्या आएगा, Fe प्लस जल और यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण करना है, संतुलित भी करना है। तो यहां देखिए, यहां पे देखिए Fe आयरन होता है, जब हम इसमें जल मिला देते हैं, ऐसे ही तो लिखा हुआ है एरो लगा के, तो Fe3O4 प्लस में H2 निकलता है। अब यहां पे देखिए आयरन 1 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। हाइड्रोजन 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पे 4 है, तो यहां पे हम 4 लगाएंगे। 4 लगाने से हाइड्रोजन कितनी होगी, 8, तो यहां पे भी हम 4 लगाएंगे, 4 दूनी 8। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में देखिए एल्यूमिनियम प्लस में सिल्वर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट और सिल्वर इस क्रिया का संतुलित समीकरण करना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सी अभिक्रिया है, यह आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। देखिए इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है वो सिल्वर से अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, जो कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और खुद एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो आपने यहां पे ध्यान देना है, एल्यूमिनियम सिल्वर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम हटके इधर लगेगा, तो AlNO3 का होल 3 3 + 3 Ag, यानी कि ये सिल्वर है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 14 कि इसमें भी संतुलित करना है बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए यहां पे ध्यान देना है क्या कमी है, क्या कैसे आपको संतुलित करना है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड लिख दिया मैंने और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस क्या मिलेगा हमें, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो यहां पे इसको संतुलित करेंगे, यहां पे बेरियम 1 है, यहां पे 1 है, क्लोराइड यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। तो यहां पे 3 है तो 3 दूनी 6 कर दिया और यहां पे 3 दूनी 6 कर दिया। इसी तरह ये बेरियम आपका 3 है तो यहां पे आपका 3 हो गया। ये वाले दोनों कंप्लीट। अब एल्यूमिनियम देखिए 2, इधर भी 2 है, सल्फेट यहां पे 3 तो यहां पे भी देखिए 3 है। तो इस तरह आपने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। और मैंने आपको जब अभ्यास के प्रश्न कराए थे तब आपको समझाया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होती है तो हमें उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है यह भी मैंने आपको बताया था। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जो कोई भी तत्व है उसके द्रव्यमान का ना तो विनाश किया जा सकता और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता। यानी कि ये कहने का मतलब है कि द्रव्यमान अभिकारकों का द्रव्यमान जो है अभी उत्पाद के जो द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। और ये तभी संभव होता है जब अभिकारकों में तत्वों की संख्या उत्पाद के तत्वों की संख्या के बराबर होती है। इसके बाद प्रश्न 15 की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए जिन अभिक्रियाओं में नए गुणधर्मों के पदार्थ बनते हैं, यानी कि अभिकारकों में परिवर्तन होकर नए गुणों वाले उत्पादों का, यानी कि नए गुण वाले पदार्थों का या उत्पादों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और प्रश्न नंबर 16 में बात कर रहा है ये कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रासायनिक आबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो आबंध यानी कि बॉन्ड होते हैं वे पुराने बॉन्ड यानी पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। तो ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पुराने रासायनिक आबंध टूटकर नए रासायनिक आबंध बनते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं ये हमने बताया कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दो जिससे प्रयोगशाला में संपन्न किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको एक ही सजेस्ट कर रहा हूं, मैग्नीशियम का वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। देखिए मैग्नीशियम आपके पास है, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। तो इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया। और ये सफेद रंग की परत होती है। जैसे ही मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम एक अति अभिक्रियाशील धातु होता है, जैसे ही वो वायु में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एक सफेद रंग की परत बना लेता है जो कि मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा उत्पन्न करती है, उसको रोकती है। इसलिए सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है और तब उसको जलाया जाता है। तो यहां पे यही प्रश्न है कि मैग्नीशियम का वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या अभिलक्षण है। देखिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अभिलक्षण यानी कि लक्षण वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, यानी कि उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं बीमारी के। तो वैसे ही जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है तो उसके या तो उसकी अवस्था जो उसके तत्व है, ठोस है तो वो द्रव में
या फिर वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या कोई ठोस अवक्षेप बनेगा, या कोई गैस उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब ये है, या तो गैस निकलनी स्टार्ट होती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, या उसका रंग बदलना स्टार्ट होता है, या उसका तापमान ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर उसकी अवस्था बदलनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक समीकरण जो होता है, जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनके अंदर जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनको प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उनको हमें बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो है वो सूत्रों के द्वारा या किसी प्रतीकों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, क्योंकि जैसे द्रव्यमान संरक्षण नियम है उसके अनुसार किसी भी तत्व को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता। इसलिए जो हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें जितने अभिकारक होते हैं उतने ही हमें उत्पाद बनाने होंगे, बनते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर नहीं है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में से एक या एक अधिक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान है, यदि बराबर नहीं है, तो हम उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है और हम इनको बार बार इसलिए आपको करा रहे हैं कि आप जितनी भी बार हमारी वीडियो को देखोगे आपको अच्छे से क्लैरिफाई होते चले जाएंगे। तो ये कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण, यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, दोनों तरफ अभिकारकों की तरफ भी और उत्पादों की तरफ भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यदि तत्वों की संख्या बराबर है तो हम उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। सबसे बड़ी बात वाला प्रश्न आ गया है, प्रश्न नंबर 25। ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण की एक कमी लिखिए। देखिए, रासायनिक समीकरण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसके पूर्ण होने में लगने वाले समय की जानकारी नहीं देता। कोई भी रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो उसमें ना तो उसकी स्पीड बताई जाती कि व्हाट इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, और दूसरी वो कितने समय में पूर्ण होगी, हाउ मच टाइम ही टेक। तो वो कहना चाह रहा है कि कितनी जानकारी जो है वो नहीं देता। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, एक होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एक होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इसके अंदर जो जल की मात्रा होती है वो ना के बराबर होती है और इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए तनु होता है। वो कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक पर डालने से क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब किसी भी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ होती है तो एक गैस निकलती है, वो है हाइड्रोजन गैस, और उस गैस का हम परीक्षण यानी कि टेस्ट कैसे करते हैं, मैंने हिंट में भी बताया था कि आप एक जलती हुई मोमबत्ती को जब उस रासायनिक अभिक्रिया के पास लेकर आओगे तो वो बुदबुदाहट यानी कि पट पट की साउंड करेगी, तो उससे पता चलता है, मोमबत्ती यदि नहीं जलती है तो उससे पता चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस है, और यदि मोमबत्ती बुझ जाती है तो वो कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं?
और उसका एक उदाहरण देना है, अलग अलग क्या, एक ही प्रश्न आप समझ लो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब यह है कि जिसके अंदर दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 में द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया की बात करने जा रहा है। द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो वो बेरियम सल्फेट बन जाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। तो उसके अंदर जो एल्यूमिनियम और बेरियम है वे आपके आयनिक कंपाउंड है, आयन्स उनके अंदर होते हैं। तो यहां पर वही कह रहा है कि अभिकारकों के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है तो हम उसे द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। इसके बाद एक उदाहरण हमने बता ही दिया आपको, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का है तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारा द्रव्य विस्थापन का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। उपचयन अभिक्रिया और यहाँ पे देखिए अपचयन अभिक्रिया है, दोनों ही मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की हानि होती है तो हम उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और एक एग्जाम्पल की यदि बात करें, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस है तो वो बन जाएगा कॉपर प्लस में जल बन जाएगा। तो जल का मतलब है H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपचयन हुआ है यानी कि हाइड्रोजन जो है उपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। और इसी के अंदर अपचयन की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का लाभ होता है यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और आपकी ऑक्सीजन की हानि होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल दिया, कॉपर ऑक्साइड में हम जब हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो वो क्या बनाता है, कॉपर प्लस में H2O यानी कि जल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है यानी कि कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया हम किसको बोलते हैं इसके बारे में सुनिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन का मतलब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, और अपचयन का मैंने बताया था ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ये हमारा क्या है, उपचयन और अपचयन है। और जब दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ होनी स्टार्ट हो जाती है तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए कॉपर ऑक्साइड है, जल है, सॉरी हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये आपका उपचयन हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट रही है तो ये आपका अपचयन हो रहा है। उपचायक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। देखिए वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन को अलग करता है, पृथक करता है। कहने का मतलब है कि वो पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन को अलग करेगा उसे उपचायक कहते हैं। और अपचायक किसे कहते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन देता है, वो पदार्थ जो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन को अलग करता है उसको हम कहते हैं अपचायक। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, लोहे की पत्ती को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने से क्या होगा। देखिए लोहे की पत्ती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, क्योंकि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ की जाती है तो वह आपको हाइड्रोजन गैस प्रदर्शित कराएगा। देखिए इसमें भी ऐसे ही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 में कि सिल्वर क्लोराइड है पर सूर्य के प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए
सिल्वर क्लोराइड में यहां पे लिखेंगे हम सूर्य का प्रकाश, इस एरो पे लिखना आपने सूर्य का प्रकाश, तो सिल्वर और क्लोराइड को अलग अलग कर देगा। ये आपकी जो है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। यह आपकी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की सिल्वर अभिक्रिया है? देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहां देखिए अमोनिया और HCl मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो या दो से अधिक ज्यादा तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 40, छोटे छोटे प्रश्न अब रह गए हैं, काफी इजी था ये चैप्टर। संक्षारण किसे कहते हैं? देखिए धातु की सतह का वायु, नमी या रसायन के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। और यहां पे प्रश्न दिया, वायु के प्रभाव से चांदी के आभूषण का रंग कैसे हो जाता है? देखिए चांदी के आभूषण का प्रभाव कैसे हो जाता है? काला हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 में तांबे के बर्तन का प्रभाव पूछ रहा है, रंग पूछ रहा है, वो कैसा हो जाता है? तो तांबे के बर्तनों में जो प्रभाव पड़ेगा वो हरे रंग का हो जाएगा। और कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है हरे रंग का हो जाता है। कॉपर जो है वो आपका हरे रंग का हो जाता है। और यदि हम चांदी की बात करें तो चांदी आपके काले रंग की हो जाती है। और यदि हम लोहे की बात करें तो वो आपका भूरा रंग हो जाता है। तो कॉपर से अधिक क्रियाशील दो तत्वों के नाम बताने हैं। कॉपर से ज्यादा क्रियाशील एक जिंक है और दूसरा लेड है। ये दो ऐसे पदार्थ है जो दो तत्व होते हैं, जो जिंक और लेड, ये ऐसे तत्व होते हैं जो कॉपर से बहुत ही ज्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44 में वायु से प्रभावित होकर, अभी हमने पीछे आपको डिस्कस करके बताया कि कॉपर का हरा रंग हो जाता है, चांदी का काला रंग हो जाता है और लोहे का भूरा रंग हो जाता है। तो ये प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 44 आ गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 में जंग क्या है? देखिए वायु के प्रभाव से लोहे की वस्तु पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और भूरे रंग की परत को ही हम जंग लगना कहते हैं। जंग का सूत्र ये लिखा हुआ है, Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी कि X के पता ना कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 में लोहे को संक्षारित होने से बचाने का एक उपाय बताना है। लोहे को जब कमजोर किया जाता है तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, या यसद लेपन करते हैं, या लेड प्लेटिंग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 48, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? देखिए तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण मतलब ऑक्सीजन जुड़ने के कारण गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है, तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 49, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों का या दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में निकलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 51, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित कर ली जाती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा, इसमें क्या होगी? ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसके बाद देखिए
ऊष्माक्षेपी जो हमने रासायनिक अभिक्रिया बताई और इसी के साथ हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी बताई, और इस तरह आपने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में पता भी होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित कर ली जाती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही आपको कराएंगे, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करे, शेयर भी करे, और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर है वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल्स के ग्रुप में और अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। थैंक यू।